टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ इस बार हैं अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। और वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद आपने मुझे पता चला है कि कई सारे रिसर्च किए हैं और वो रिसर्च आम लोगों के लिए है, छोटे कारोबारी के लिए है। इन सारे मुद्दों पर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि अगले आधे घंटे तक हम क्या कुछ खास बताने वाले हैं। टैक्स के पुराने डिमांड का झंझट खत्म, वित्त मंत्री के ऐलान के बाद आपको कितनी मिली राहत, टैक्स के नए नियम में फंसे छोटे और मझोले कारोबारियों के सुलझाएंगे उलझने, और होम लोन ले रहे हो या फिर प्लॉट खरीद बिक्री कर रहे हैं या एचआरए क्लेम में फंसा है टैक्स का पेच, तो हम बताएंगे रास्ते। जुड़े रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं सबसे पहले वित्त मंत्री के उस ऐलान का जिसने बजट में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। वो ये था कि जो टैक्स डिमांड के पुराने नोटिस हैं उनको अब हम राहत देंगे, उनको वापस ले लेंगे। जो हमारे दर्शक लंबे समय से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि टैक्स गुरु ने बार बार ये मुद्दा उठाया था कि आखिर बहुत पुराने, वर्षों पुराने टैक्स डिमांड के नोटिस क्यों भेजे जा रहे हैं, लोगों को पता नहीं है किस बात के हैं। फिर उनके अगेंस्ट उनके रिटर्न को एडजस्ट किया जा रहा था। और मुझे लगता है कि टैक्स गुरु की आवाज़ वित्त मंत्री के वित्त मंत्रालय के गलियारे तक पहुंची और फिलहाल सरकार ने यह फैसला लिया कि पुराने टैक्स डिमांड नहीं भेजे जाएंगे। लेकिन उसमें कई सारी शर्तें हैं। वो शर्तें क्या है, सबसे पहले मुकेश जी आपसे समझूंगा। ये जो वित्त मंत्री का ऐलान है, उस ऐलान की बारीकियां क्या, अगर आप बता सकें, क्योंकि मुझे जहां तक समझ में आया कि दो हिस्से में बांटा गया है। एक 25,000 रुपए तक के टैक्स डिमांड के नोटिस है, एक 10,000 तक के टैक्स डिमांड के नोटिस है। ये क्या है और कब किन किन को किस तरह की राहत मिलेगी? बिल्कुल, सबसे पहले तो लक्ष्मण जी, जैसे आपने बताया, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि टैक्स गुरु की आवाज़ पहुंची वित्त मंत्री तक और वित्त मंत्रालय ने उनके अंदाजपत्रीय प्रवचन में इसका बहुत महत्वपूर्ण निर्देश भी किया। इनफैक्ट मैं आपको ये बताऊं कि आयकर कानून के इतिहास में बहुत सारी योजनाएं आई, जैसे डिस्क्लोजर स्कीम्स आई, समाधान योजनाएं आई, एमनेस्टी स्कीम्स आई, पर कभी आउटस्टैंडिंग डिमांड की राइट ऑफ के लिए कोई भी अनाउंसमेंट हुई हो, ऐसा ये पहला अवसर है। तो इसके लिए तो हम ये इसका स्वागत इसलिए करते हैं कि जैसे वित्त मंत्री ने बताया कि इसका मकसद जो है वो ईज़ ऑफ लिविंग का है कि भाई छोटी छोटी डिमांड्स के लिए आपको क्यों परेशान किया जाए। तो जैसे आपने बताया, उन्होंने ये कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2009-10 तक, माना जब से आयकर कानून 1961 से शुरू हुआ है, तब से लेके 2009-10 तक अगर कोई भी डिमांड है और वो 25,000 से कम है तो उसको डिपार्टमेंट राइट ऑफ करेगा, उसकी कोई डिमांड की नहीं जाएगी टैक्स पेयर से। और ये 2010-11 से लेके 14-15 तक के वित्तीय सालों में प्रोविजन ये रहेगा कि 10,000 की सीमा में राइट ऑफ होगा। ये इसका मुख्य तत्व है, ये प्रोविजन। तो मुकेश जी, इसमें मुझे लगता है कि अभी और सफाई आने की जरूरत है क्या, क्योंकि 25,000 और 10,000 की जो रकम है, इसका कैलकुलेशन कैसा आएगा? क्या ये एग्रीगेट होगा, यानी सारे टैक्स डिमांड को मिलाकर किया जाएगा, हर साल के हिसाब से किया जाएगा, 3-4 टैक्स डिमांड मिलकर 25,000 से ज्यादा हो जाए तब क्या किया जाएगा? तो इस तरह की सफाई अभी तक आई नहीं है। बिल्कुल लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो मुझे ये क्लैरिफाई करने दीजिए कि अभी एज ऑफ नाउ कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, इसलिए बड़े क्वेश्चन मार्क्स खड़े हुए हैं। लेकिन आवाज़ और टैक्स गुरु की ओर से हम वित्त मंत्रालय को ये प्रोविज़न का पूरा लॉजिकल बेनिफिट टैक्स पेयर्स को मिले, इसके लिए कुछ सुझाव ज़रूर दे सकते हैं। और इसमें मैं ये कहूँगा, जैसे आपने बताया, सबसे पहले लॉजिकली मैं ये मानता हूँ कि 2009-10 तक के सालाना, माना ईयर वाइज जितनी भी डिमांड्स हैं, उसमें जिन जिन सालों में 25,000 से कम लिमिट में आता है, वो सभी सालों के लिए वो जो है उसको वेव कर देना चाहिए, राइट ऑफ कर देना चाहिए।
क्योंकि ये सब कुल मिला के आप 25,000 का करोगे तो आई थिंक इट इज़ नॉट अ फेयर थिंग, ये प्रैक्टिकल भी नहीं होगा। तो यही नियम 10,000 के लिए भी लागू पड़ेगा कि अगर आपका एक साल में 10,000 से कम है तो आप 2-3 साल हो सकते हैं उसको आप राइट ऑफ करिए। आपका कहना यह है कि दूसरा जो इसका बहुत इनकम टैक्स के जो नोटिस हैं, जो 10,000 और 25,000 का कैलकुलेशन है, वो हर साल के हिसाब से किया जाना चाहिए, ना कि एग्रीगेट के तौर पर किया जाना चाहिए। तो ये अभी तक, हालांकि दर्शकों को बता दूं, जैसा कि मुकेश पटेल जी ने कहा कि अभी तक कोई सफाई नहीं आई है। जब हम शो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक कोई सफाई नहीं आई है। सफाई आएगी तो हम लोग फिर इस पर चर्चा करेंगे, उसकी बारीकी आपको बताएंगे। चलते हैं, हम शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं उड़ीसा, जहां भुवनेश्वर से हमारे साथ हैं राजकुमार सिंह साहब। राजकुमार सिंह साहब, नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी, नमस्कार मुकेश पटेल जी। कैसे हैं आप? भुवनेश्वर में भी इस बार सुनने में आ रही ठंडी थोड़ी सी बढ़ गई है कि नहीं? नहीं, यहाँ ठंड कम है। यहाँ ठंड कम है। चलिए, हम दिल्ली वाले और तो काफ़ी ठंड झेल रहे हैं और अच्छा भी लगता है। बताइए, इन टैक्स गुरु से कैसे जुड़ना हुआ आपका? जी, मैं टैक्स गुरु का नियमित दर्शक हूँ। मैं तो पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ। मेरा सवाल था कि मैंने एक फ्लैट लिया था 2017 में, जिसकी रजिस्ट्रेशन अब हुई है, लेकिन मैंने उसके लिए जो लोन लिया था उसका मैं EMI पे कर रहा हूँ, इंटरेस्ट भी पे कर रहा हूँ बैंक को, होम लोन का, क्योंकि वो पोजीशन में था तो मैं उसका इंटरेस्ट का रिबेट क्लेम नहीं कर पा रहा था। तो अब मुझे पोजीशन मिलने वाला है, तो क्या मैं पिछले वित्तीय वर्ष में दिए गए होम लोन के इंटरेस्ट पे रिबेट क्लेम कर सकता हूँ क्या? हाँ, तो कितने वित्तीय वर्ष पिछले का मैं कर सकता हूँ क्लेम? ठीक है, मुकेश जी बताएंगे। बिल्कुल राजकुमार जी, मैं समझता हूं कि आपको इस वित्तीय वर्ष में आपको पोजीशन मिल जाएगा। आपकी बिल्कुल समझदारी इसके बारे में जो है वो सही है कि जब तक आपको, जिस साल तक आपको एक्चुअल कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं होता है, तब तक आपको सेक्शन 24 के तहत इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। इसका मतलब यह है कि 17-18 से लेके ये 22-23 तक आपने जो भी इंटरेस्ट भरा उसका कोई फ़ायदा आप अभी तक ले नहीं पाए हैं। पर उसके लिए आप निराश मत होइए, क्योंकि सेक्शन 24 के एक्सप्लेनेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये बताई गई है कि जब कंस्ट्रक्शन पूर्ण हो जाता है और आपको पोजीशन मिल जाता है, उस साल से शुरू करके आपने आगे के सालों में जो भी इंटरेस्ट पे किया है वो कुल मिला के जो अमाउंट होती है उसको 5 किस्तों में बांट के, इन 5 इंस्टॉलमेंट्स, ये साल से शुरू करके आप इसके बाद के और 4 साल, माना टोटली 5 सालों में ओवरऑल, हालांकि 2 लाख रुपए की लिमिट रहेगी, पर मान लीजिए कि आपने इस साल में 1.5 लाख का इंटरेस्ट दिया है, तो और 50,000 का वो जो रूम है उसमें या आपके जो 5 किस्त है वो एक किस्त समा जाता है, तो वो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। चलिए, तो आप दोबारा कोई उलझन हो तो जुड़िएगा हमारे साथ, आप हमारे पुराने दर्शक रहे हुए हैं राजकुमार जी। अब चलते हैं दिल्ली, जहां प्रहलाद कुमार आहूजा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आहूजा साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, आप सही कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया हूं, धन्यवाद। बताएं, टैक्स गुरु। छोटी बात करनी है आपसे जी बताएं। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आप लोग प्रभु राम जी के दर्शन करने के लिए आप प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। चलिए, बहुत बड़ी खुशी हुई है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि CNBC आवाज आपने देखा होगा, उस प्राण प्रतिष्ठा के हर क्षण को आपने काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा। चलिए बताएं, क्या टैक्स गुरु में कैसे जुड़ना हुआ, क्या पूछना चाहते हैं? सर, मेरी एक प्रॉब्लम है उसमें कि मैंने 2 मकान बेचे अपने। एक में तो मुझे 27 लाख का बेचा, उसमें कोई मुझे 15 लाख का कैपिटल गेन हुआ। तो दूसरा बेचा मैंने 51 लाख का, उसमें करीब 23 लाख का लॉस हुआ है मुझे। अच्छा, तो ITR में मतलब मुझे अब बेनिफिट क्या होगा, नेट मिलेगा इसका, या क्योंकि मैंने दूसरा मकान जो परचेज किया अभी वो 1 करोड़ 18 लाख का है। अच्छा, ये सारे ट्रांजेक्शन एक ही फाइनेंशियल ईयर में हुए हैं? हाँ जी, एक ही में जी। एक ही फाइनेंशियल ईयर हुआ, मतलब 2 बेचा आपने फाइनेंशियल ईयर और फिर एक खरीदा, वो सारा इसी फाइनेंशियल ईयर में हुआ है। क्या कहेंगे मुकेश जी इनको? लक्ष्मण जी, मेरे ख्याल से ये जो हमारे टैक्स गुरु में जो सवाल आते हैं ना, उस पर से एक पूरा केस स्टडीज का एक आल्मेनेक बन सकता है, क्योंकि इतने इंटरेस्टिंग और शायद कभी कभी पेचीदे सवाल भी आते हैं। अब ये जो सवाल है, मुझे थोड़ा रिसर्च भी करना पड़ा, बहुत इंटरेस्टिंग है।
देखिए, इनका कहना यह है कि इनको जो 15 लाख का गेन हुआ है और 23 लाख का लॉस हुआ है, और ये 15 लाख के गेन के सामने उन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा कीमत का एक नया घर भी लिया है, सो ही इज एलिजिबल। तो जो सेक्शन 54F में उनको जो फायदा 54 या 54F जो भी सेक्शन बनती है उनका, उसका फायदा वो ले सकते हैं। तो सवाल ये होता है कि ये 15 लाख का जो कैपिटल गेन्स हुआ है वो पूरा एग्जम्प्ट होता है सेक्शन 54 में। जब ये एग्जम्प्ट हो जाता है तो वो गेन रहता ही नहीं है। अब जो 23 लाख का आपका लॉस है, वो लॉस के सामने कोई टैक्सेबल गेन है तो सेट ऑफ होके वो 23 लाख 8 लाख हो सकता है, पर आपका गेन ही कोई टैक्सेबल नहीं रहा क्योंकि वो 15 लाख तो एग्जम्प्ट हो गया। तो आप जब अपना ITR भरते हैं उसको ठीक तरीके से अगर आप कॉलम वाइज दिखाएंगे तो यू शुड बी एबल टू क्लेम 15 lakhs कैपिटल गेन्स एज एग्जम्प्ट और 23 lakhs का लॉस जो है वो पूरे का पूरा आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। माना आप दोनों फायदे ले सकते हैं, एग्जम्पशन का भी और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस के पूरे अमाउंट का भी। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि छोटे और मझोले कारोबारियों के ऊपर अगर है टैक्स के नए नियम की उलझन तो सुलझाएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए जाने माने टैक्स एक्सपर्ट अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, कई सारे सवाल तो हैं हमारे पास, लेकिन सवाल से पहले एक मुद्दा जो कई सारे छोटे मझोले कारोबारियों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, वो है खास तौर से सेक्शन 43BH का। उसमें इशू ये आ रहा है कि पुराने पेमेंट अगर आपने नहीं किए तो वो आपका इनकम में जुड़ जाता है अगले साल और टैक्सेबल इनकम हो जाता है। अब सबसे पहले तो मैं ये समझाइए कि प्रावधान है क्या और किस तरह से असर डालता है छोटे मझोले कारोबारियों पर। देखिए लक्ष्मण जी, ये 2023 के बजट में ये प्रोविजन आया और इसमें ये कहा गया है, खास तौर से जिसको हम माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस कहते हैं, उनको उनके हित को सुरक्षित करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि उनको पेमेंट्स जो ड्यू है वो ठीक समय पे दिए जाए, उसके लिए ये कहा गया है कि उनको जो पेमेंट किसी को करना है तो वो कब उसको डिडक्शन मिलेगा कि जब वो एक्चुअल पेमेंट करेगा। क्योंकि सेक्शन 43B वो ये कहता है कि एक्रूअल बेसिस पर नहीं, हम एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर आपको डिडक्शन देंगे। तो इसमें ये कहा गया कि अगर ये माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज है और उसको उसके लिए समय नियत किया गया है कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन में, और अगर कोई एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट के मुताबिक पर ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिनों में आपको ये पेमेंट करना है। और ये पेमेंट अगर आपने ठीक से समय पे नहीं किया तो आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। मान लीजिए मैंने किसी से 5 लाख का परचेज किया ये फरवरी में। हाँ लक्ष्मण जी, मैं आपको ये समझाऊं जरा, 5 लाख का मैंने खरीद किया और फरवरी में, और जो मुझे ड्यू है ये मार्च के पहले उसका पेमेंट करने का, वो मैंने नहीं किया। 45 डेज हो गए तो होगा क्या कि 31 मार्च को ये मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा और वो 5 लाख पर 30% के हिसाब से मुझे 1.5 लाख की जिम्मेवारी टैक्स की ज्यादा आएगी। हालांकि मुझे नेक्स्ट ईयर मिलेगा पर इस साल में तो जिम्मेदारी ज्यादा आएगी। तो इसमें मुकेश जी, मुझे मैं आपको बीच में रोकूंगा, मुझे ये बताइए कि इसमें कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए टैक्स पेयर्स को या छोटे मझोले कारोबारियों को, ताकि इस टैक्स के अतिरिक्त बोझ से बचा जा सके। बिल्कुल, इसमें 2-3 चीजें जो ख्याल में रखनी है। ये खास तौर से मैंने जैसे बताया वो ईयर एंड के पेमेंट साल के अंदर लेट होता है तो उसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता है, और क्योंकि ये फरवरी आ गया है इसलिए मार्च एंडिंग तक का जो ट्रांजैक्शन है उसका आपको खास ख्याल रखना है। एक और बात ख्याल ये रखनी है कि ये हर एक के लिए लागू नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्लियरली ये कहा गया है कि भाई एक तो आप MSME में रजिस्टर्ड हो
जो एंटरप्राइज जिसके साथ आप डील करते हैं, और उसका उद्यम जिसको नंबर है वो नंबर। अगर आपको कोई उद्यम नंबर नहीं बताता है या एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नहीं बताता है तो आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती। इसमें मुकेश जी एक चीज और, चूंकि हर नियम का एक अपवाद तो होता है, एक्सेप्शन होता है, इसमें कुछ है बचने का तरीका अगर कोई फंस गया हो? बिल्कुल, हाँ, जरूर जरूर। जैसे आपने कहा कि हमारे छोटे कारोबारियां हैं, माना जिसका टर्नओवर 2 करोड़ तक का है और जो सेक्शन 44 एडी में आते हैं, या जो मान लीजिए प्रोफेशनल्स हैं 44 एडीए में आते हैं प्रिजम्पटिव इनकम के दायरे में, तो उनको ये प्रावधान नहीं लगेगा। ये हमें ध्यान रखना। चलिए, तो इसका ख्याल रखिएगा। ये बहुत ही बेहतरीन अपवाद बताया इन्होंने, लेकिन बेहतर यह है कि जिस साल का पेमेंट बनता है उस साल दे दीजिए, तो आपको इस सेक्शन के वजह से जो टैक्स का अलग देनदारी बनती है वो आपका नहीं बनेगी। चलिए अब चलते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। अमनदीप जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमनदीप जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। बताएं क्या सवाल है आपके पास? सर मेरा सवाल था 2010 में, 14 साल पहले मैंने एक यूलिक प्लान लिया था एगॉन रैली गैस से। उसमें ईयरली मेरा 25,000 का था पेमेंट, और उसमें मेरा इंश्योरेंस कवरेज था 5 टाइम्स आई थिंक। तो अब उसको 14 साल हो गए हैं, और वैसे तो 2030 तक है, बट मैं उसको अभी विड्रॉ करने का प्लान कर रहा हूँ, फुल विड्रॉल। तो मुझे उसके ऊपर मेरी टैक्सेशन लाइबिलिटी क्या है वो पता करनी थी। ठीक है मुकेश जी। अच्छा अमनदीप जी, आप बिल्कुल अमन में माना एट पीस रहिए, आपसे कोई टैक्स वसूली नहीं होगी। इसका कारण ये है कि आपने ये जो पॉलिसी ली थी वो 2012 में, तो 2013 से नियम एक जो बदला जिसमें ये कहा गया है कि 10% ऑफ दी जो आपकी फेस वैल्यू ऑफ द पॉलिसी है उसका 10% से ज़्यादा प्रीमियम होता है तो आपको ये टैक्स की लायबिलिटी होती है। 10(10)(d) में एग्जम्पशन नहीं मिलता है। उसके पहले वाला माना जो समय में आप आते हैं उसमें 20% का था, तो आपका 1,25,000 का जो पॉलिसी का फेस वैल्यू है उसके हिसाब से 20% से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप केवल 25,000 का प्रीमियम चुकाते हैं। इसके कारण आपको जो भी अमाउंट अभी मिलता है वो पूरे का पूरा आप सेक्शन 10(10)(d) में एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। आपके जैसे केसेस में जहां एग्जम्पशन नहीं क्लेम होता है उनके लिए वो सेक्शन 45(1)(b) में कैपिटल गेन्स की टैक्स की ट्रीटमेंट होगी। ये आपको ख्याल में रखना है। अब चलते हैं हम लोग सुरेश कुमार दहिया जी के पास, जो गुरुग्राम से हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दहिया साहब बताएं क्या सवाल आपके पास? नमस्कार लक्ष्मण जी। नमस्कार लक्ष्मण जी, मेरा मुकेश जी से एक सवाल है। एक्चुअली मैं एक एग्रीकल्चरल लैंड सेल किया हूँ प्राइवेट बिल्डर को, और बिल्डर ने मुझे 1% TDS काट के और अमाउंट जो है मुझे पे कर दिया। अच्छा। अभी जैसे फरवरी चल रहा है, तो अभी मैं ये जानना चाह रहा था कि जो अमाउंट मुझे मिला है उसको मैं कैसे यूटिलाइज करूं ताकि फर्दर इनकम टैक्स से मेरा भविष्य में कोई परेशानी ना हो। समझ गया मुकेश जी। कितना अमाउंट है लक्ष्मण जी, उनको पूछ सकते हैं क्या? ये अप्रोक्स कितने में जमीन बेची है? अप्रोक्स 10 करोड़ है। कितना? 10 करोड़। 10 करोड़ माना काफी बड़ी रकम है, तो इसके लिए हम जरूर आपको रास्ते दिखा सकते हैं। मैं आपको 3 रास्ते बता सकता हूं जिससे आप टैक्स की बचत कर सकते हैं। सबसे पहला तो अगर आप चाहते हैं, क्योंकि आपने कैपिटल गेन फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड लॉन्ग टर्म आपको हुआ है, एग्जम्पशन चाहिए, पूरा एग्जम्पशन चाहिए, तो जितना भी आपका कैपिटल गेन होता है उसको आप और एक नई एग्रीकल्चर लैंड अगर खरीदते हैं तो सेक्शन 54(b) के तहत आपको पूरा एग्जम्पशन का फायदा मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड सिचुएशन, मान लीजिए आप खेती की ज़मीन खरीदना नहीं चाहते हैं, तो आप अगर एक से ज़्यादा आपका रेजिडेंशियल हाउस नहीं है तो 54(f) में आप ये जो भी आपका नेट कंसिडरेशन है उसको आप अपना एक नया घर बनाने के लिए भी उपयोग में ले सकते हैं, एंड यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ एग्जम्पशन। और तीसरा,
हालांकि वो काफ़ी छोटा आपको बचत होगा उसमें, दैट इज सेक्शन 54EC। आप मान लिए पहले दो में से कुछ भी नहीं करते हैं और 50 लाख रुपया आप अगर कैपिटल गेन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो भी ये 50 लाख रुपया आपको पूरा मिलेगा। तो दहिया साहब, कई सारे उपाय हैं आपके पास अपने टैक्स बचाने के लिए। तो 3 अलग अलग तरीके बताए मुकेश जी ने, उसमें से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। और दहिया साहब जैसे कई सारे सवाल हमारे पास हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इन सारे सवालों का जवाब देंगे, कहीं जाइएगा नहीं। जैन साहब का ईमेल आया है, ये जानना चाहते हैं कि FDR पर ब्याज दर पर फिक्स 10% टैक्स लगता है या फिर स्लैब के अनुसार लगता है? मुकेश जी, काफी कॉमन सवाल है। स्लैब के अनुसार लगता है लक्ष्मण जी। टैक्स जो है वो तो स्लैब के अनुसार लगता है। 10% तो केवल TDS का रेट है और इसलिए स्लैब के अनुसार इट कैन बी इवन 0% और इट कैन बी 30%। वो आपका जितनी आपकी आमदनी होती है उसके हिसाब से आपको टैक्स यहाँ पर देना पड़ेगा। तो मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। दर्शकों से यही कहूंगा, आपके पास कोई भी सवाल हो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखते रहिए CNBC आवाज।